इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वान साथियों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय की सैन्य नीति पर चर्चा करने से पूर्व मैं मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास और महाराणा उदय सिंह से पूर्व के शासकों द्वारा अपनाई गई सैन्य नीति पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, जिससे कि हम महाराणा उदय सिंह की सैन्य नीति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। मित्रों, मेवाड़ का राजवंश दुनिया में 1350 वर्ष तक निरंतर शासन पर रहने वाला एकमात्र वंश रहा है। इसका कारण इस वंश के शासकों ने बाह्य आक्रमणों का सफल प्रतिरोध कर मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखा। सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलते रहने से आम जन में वे लोकप्रिय रहे। यहाँ के शासकों ने अपनी राजधानी के लिए सामरिक महत्व के स्थलों को चुना। जब किसी कारण से किसी राजधानी स्थल का सामरिक महत्व कम हुआ तो उन्होंने अपनी राजधानी अन्यत्र महत्वपूर्ण स्थल पर स्थानांतरित कर ली। गोहिल वंशी शासकों ने 566 ईस्वी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल एकलिंगी के समीप अपनी प्रथम राजधानी नागदा को बनाई। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण नागदा गुहा दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ शत्रु से बचने के लिए घने जंगलों के मध्य गुप्त स्थान थे। पहाड़ की चोटी से शत्रु की गतिविधियों पर बराबर निगाह रखी जा सकती थी। क्षेत्र में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि एवं जल उपलब्ध था। व्यापारिक दृष्टि से नागदा देश के प्रमुख व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। नागदा राजधानी रहते हुए भी वहां से 23 किलोमीटर दूर एक अन्य गुहा दुर्ग की श्रेणी में आने वाले सामरिक स्थल पहाड़ को गोहिल शासकों ने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया। व्यापारिक दृष्टि से यह स्थान भी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कुरुक्षेत्र से प्रयाग एवं मालवा से जुड़ा हुआ था। 10वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मालवा व सांबर के शासकों द्वारा पहाड़ को नुकसान पहुंचाने पर 12वीं शती के प्रथम दशक में गोहिल वंश की 28वीं पीढ़ी में हुए वैरी सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ नगर का नया परकोटा बनवाया। उसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनवाए, किंतु फिर भी गुजरात एवं नाडोल के शासक इस पर आक्रमण करते रहे। इल्तुतमिश के साथ हुए हुताला युद्ध के समय नागदा को काफ़ी नुकसान पहुंचा और सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होने पर 39वीं पीढ़ी में हुए रावल जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। चित्तौड़ स्थित दुर्ग गिरी दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए अमीर खुसरो व निजामुद्दीन अहमद ने देश के अन्य दुर्गों की तुलना में चित्तौड़ दुर्ग की भव्यता एवं शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। दिल्ली से मालवा, गुजरात
वह दक्षिण जाने वाला एकमात्र पैदल मार्ग चित्तौड़ होकर जाता था। अतः दिल्ली के शासकों ने इस पर अधिकार करने के लिए सतत प्रयास किए व कई बार सफलता भी प्राप्त की। चित्तौड़ देश के प्रमुख व्यापारिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। दुर्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बिगौत नामक स्थान पर लोहे की खानें थी। वहाँ उत्तम श्रेणी के शस्त्र, विशेषकर तलवारें, बर्छी आदि बनाने के लिए वहाँ का लोहा बहुत उपयोगी था। अतः यहाँ के शासकों ने शस्त्र बनाने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर मालवा से लोहारों को यहाँ लाकर बसाया, जो बाद में मालवी लोहार के नाम से जाने गए। चित्तौड़ दुर्ग पर पहुंचने के लिए पूर्व में एक ही मार्ग था। मालवा, गुजरात व दिल्ली से वो सैन्य मार्ग सीधा चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे तक पहुंचता था। चित्तौड़ दुर्ग के सहायक दुर्ग मांडलगढ़ के पतन के पश्चात सीधे दुर्ग पर खतरा आ जाता था। राणा कुंभा 1433 से 68 तक शासन करने वाले ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान की सफलता के पश्चात दुर्ग में स्थापत्य की दृष्टि से इस तरह परिवर्तन कराए कि दिल्ली, मालवा, गुजरात के शासक आक्रमणकारी यकायक उस पर अधिकार न कर सके। कुंभा ने पूर्वी द्वार का उपयोग बंद करते हुए पश्चिम की दिशा में दुर्ग तक पहुंचने के लिए रथ मार्ग का निर्माण करवाकर उस पर 7 सुदृढ़ दरवाजों का निर्माण भी करवाया। इससे दुर्ग का सामरिक महत्व बढ़ गया और चित्तौड़ का दुर्ग पूर्णतया मेवाड़ के अंदर सम्मिलित हो गया। महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ की सीमा को विस्तारित करने से राज्य की सीमा मालवा व गुजरात से मिल गई। इससे उस ओर से मेवाड़ पर आक्रमण की संभावना भी बढ़ गई। अतः सुरक्षा की दृष्टि से महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ से 150 किलोमीटर दूर जरगा नामक पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1438 से 1458 के मध्य बनवाकर उसे अपनी द्वितीय राजधानी का स्वरूप प्रदान किया। कुंभलगढ़ की सुरक्षा के बारे में तबकात-ए-अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वारा 1466 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किए गए सैन्य अभियान का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब महमूद कुंभल मीर के निकट, जो उस प्रदेश का बड़ा किला है और अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, उसने किले के निकट पड़ाव किया और एक दिन वह सवार होकर पर्वत पर जो किले के पूर्व की ओर था पहुंच गया और शहर का निरीक्षण किया और उसने उसको देखने के पश्चात कहा कि इस किले को कई वर्षों तक घेरे रहने के बगैर विजय करना संभव नहीं है। अतः महमूद घेरा छोड़कर दूसरे दिन ही डूंगरपुर की ओर रवाना हो गया। अपनी दूरदृष्टि से निर्माण करवाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग के कारण ही कुंभा मालवा व गुजरात के शासकों को संयुक्त रूप से पराजित करने में सफल रहा। मेवाड़ के योग्य शासक महाराणा कुंभा के पौत्र संग्राम सिंह के पुत्र होने पर भी उदय सिंह को उसकी यशस्वी पैतृकता का लाभ समय पर नहीं मिला। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु
और उदय सिंह के राज्यारोहण के मध्य 10 वर्ष की अवधि में रत्न सिंह, विक्रमादित्य और बनवीर तीनों ही मेवाड़ को अपने पूर्वजों के पद पर अग्रसर करने में सफल नहीं रहे। इन तीनों के राजत्व काल में कुंभा व सांगा की श्रेष्ठ परंपराओं को आपसी विद्वेष, स्वजनों की हत्याएं तथा हत्या के प्रयत्न और पराजय की घटनाओं से काफी धक्का लगा। 1536 में धाय मां पन्ना द्वारा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ पहुंचने, किलेदार आशा शाह देवपुरा द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान करने, सरदारों के समर्थन से उसका 1537 में राज्याभिषेक एवं पाली के अखिराज सोनगरा द्वारा अपनी पुत्री का उदय सिंह के साथ विवाह करने से उदय सिंह मेवाड़ का सर्वमान्य महाराणा बन गया। उसके बाद उदय सिंह ने सरदारों की सहायता से बनवीर की सेना को ताड़ा और मावली के युद्ध में पराजित कर आशा शाह देवपुरा एवं चित्तौड़ के तत्कालीन किलेदार चील मेहता की मदद से अपनी सेना को किले में प्रवेश कराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। बनवीर लाखोटा बारी से सपरिवार किला छोड़कर चित्तौड़ छोड़ने को मजबूर हुआ। 1540 में चित्तौड़ दुर्ग पर उदय सिंह का राज तिलक हुआ। उस अवसर पर गाए गए मंगल गीत पीढ़ियों तक मेवाड़ में गाए जाते रहे। उनमें से कुछ को कर्नल जेम्स टॉड ने भी सुना। मेवाड़ के राज सिंहासन पर उदय सिंह का सिंहासनारूढ़ होना अब तक की रही राजनीतिक उदासी से उभरने का संकेत था। उसके व्यवहार एवं नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए आमजन व सरदार उसके पक्ष में रहे। सिंहासनारूढ़ होने के बाद महाराणा उदय सिंह ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी लेते हुए भविष्य की सुरक्षा एवं सैन्य नीति पर विचार करना आरंभ किया। वह बची हुई परिस्थितियों में चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक कमजोरियों से भी परिचित हुआ। उदाहरण के तौर पर दुर्ग के दक्षिण की ओर मुख्य पहाड़ी से सिर्फ 150 फीट नीचे की ओर स्थित 150 फीट चौड़ी चित्तौड़ी नामक पहाड़ी, जो एक काठी के माध्यम से मुख्य पहाड़ी से जुड़ती थी, उसका उपयोग अलाउद्दीन खिलजी व गुजरात के बहादुर शाह ने किया था और अपने सैन्य मोर्चे स्थापित कर किले की बुर्ज तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर किए गए सैन्य अभियान के समय उसके द्वारा उपयोग में लिए गए तोप खाने के उपयोग के कारण ही वह 8 मार्च 1535 को दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। उस समय रानी करमेती को 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर करना पड़ा। उसके बाद खुला युद्ध हुआ, जो दूसरा साका के नाम से जाना गया। दुर्ग के चारों ओर खुला मैदानी भाग होने से और वहाँ प्रचुर मात्रा में पानी व खाद्यान्न की उपलब्धता से शत्रु को लंबे समय तक घेरा बनाए रखने व शिविर लगाए रखने में आसानी होती थी। दुर्ग में पर्याप्त जल व खाद्यान्न उपलब्ध रहने के बावजूद पृथक पहाड़ी पर बसा होने से शत्रु दुर्ग को घेर कर घेरा लंबा रखते हुए रसद मार्ग रोक देने में सफल रहते थे और रसद समाप्ति पर महीनों संघर्ष के पश्चात भी किले के दरवाजे खोलकर शत्रु से खुला युद्ध करने पर
मजबूर होना पड़ता था। इन कमियों के कारण ही मेवाड़ को 1303 व 1535 के साकों में बड़ी जनहानि के साथ अपार संपत्ति का नुकसान भी उठाना पड़ा। अतः उदय सिंह ने महाराणा कुंभा की सोच को विकसित करते हुए कुंभा की तृतीय राजधानी कुंभलगढ़ के अतिरिक्त एक और सामरिक महत्व के स्थल गोविंदा को अपनी युद्धकालीन राजधानी बनाई। क्योंकि चित्तौड़ में 2 साकों के दौरान निर्दोष आम लोग भी आक्रमणकारी का शिकार हुए थे। इस कारण महाराणा ने अपनी दूरदृष्टि से चित्तौड़ राजधानी में बड़ी संख्या में निवास कर रहे लोगों के लिए अलग से चित्तौड़ से 112 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर नगर का अक्षय तृतीया 1610 अप्रैल 1553 ईस्वी को अपनी सैन्य नीति के तहत ही मुहूर्त किया और मुहूर्त के पश्चात महाराणा ने चित्तौड़ के मैदानी भाग में निवासरत सभी जातियों को उदयपुर में मोहल्लेवार स्थान देकर बसाया। उसमें कुमावत, संगीतकार, महावत, रंगरेज, माली, संगीतकार एवं संत समाज के लोग सम्मिलित थे। सामरिक दृष्टि से उदयपुर गुहा दुर्ग की श्रेणी में आता है। नगर निर्माण के समय यह क्षेत्र घनी पहाड़ियों व वनों से आच्छादित था। पहाड़ों के मध्य यहाँ जन आवास के लिए पर्याप्त सुविधा थी। राजमहल निर्माण स्थल की सुरक्षा की दृष्टि से माछला मगरा व पिछोला स्थित थे। उदयपुर के नगरवासियों के लिए कृषि व पेयजल सुविधा की दृष्टि से महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी दिशा में उदय सागर नामक तालाब का निर्माण 1559 से 1564 ईस्वी के मध्य करवाया और उसकी प्रतिष्ठा भी स्वयं महाराणा ने संवत 1622 वैशाख शुक्ल 4 अप्रैल 1565 के मध्य की। उदयपुर तब गुजरात, मालवा व मारवाड़ के व्यापारिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। यह ध्यान रखने की बात है कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर केवल अपनी प्रजा की बसावट के लिए ही बसाया था, जिससे आम जन आक्रमणकारी का शिकार न बन सके और अपना शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। अतः उदयपुर नगर में राजमहल के अतिरिक्त आम लोगों की ही बसावट की गई। सामरिक सुरक्षा के लिए केवल देवारी दरवाजा व छोटा सा परकोटा था। उदयपुर को राजधानी महाराणा अमर सिंह ने 1615 के बाद जहांगीर से संधि कर शांति स्थापित होने के पश्चात चावंड से स्थानांतरित कर उदयपुर में निवास करना आरंभ किया और उसे राजधानी के रूप में विकसित किया। और इसी राजधानी न होने के कारण ही उदयपुर पर अकबर द्वारा नगर पर एक भी सैन्य अभियान नहीं हुआ। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदृष्टि से उदयपुर नगर बसाकर अपनी सैन्य नीति को एक नया आयाम प्रदान किया। महाराणा उदय सिंह जब चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के अतिरिक्त सैन्य एवं सामरिक दृष्टि से उपयुक्त स्थलों को विकसित करने में व्यस्त थे, तभी 1544 में शेरशाह ने चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया। मारवाड़ से चली उसकी सेना जब जहाजपुर तक पहुंची, तभी उदय सिंह ने अपने एक दूत के साथ चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां उसके पास भेज दी। इस नीतिगत निर्णय से महाराणा ने चित्तौड़ को शेरशाह के आक्रमण से होने वाले विनाश से बचा लिया। इसके साथ ही उसने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर चित्तौड़ को पठान शासक से पुनः हस्तगत करने में अपनी शक्ति लगाने का निर्णय लिया। अगले 2 वर्ष तक, जब तक चित्तौड़
शेरशाह, जब तक चित्तौड़ शेरशाह के प्रतिनिधियों के पास रहा, माणा उदयसिंह उदयपुर माणा उदयसिंह गोगुंदा के पास भील प्रदेश जूड़ा में रहकर संपूर्ण क्षेत्र के भीलों को जन्म युद्ध के लिए तैयार करते रहे और गोगुंदा को अपनी युद्धकालीन राजधानी बनाकर अपनी सैन्य गतिविधियों का सशक्त केंद्र बनाया। गोगुंदा सामरिक दृष्टि से वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़ से गोगुंदा 143 किलोमीटर, गोगुंदा से उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ 65 किलोमीटर एवं माणा के सहयोगी भील बाहुल्य प्रदेश जूड़ा मेरपुर वहां से मात्र 15-20 किलोमीटर की परिधि में थे। अन्य पानरवा, ओगना, देवास आदि के स्थानीय जनप्रतिनिधि और वहाँ के मुखिया लोग भी माणा उदय सिंह की एक आवाज़ पर अपनी सेना सहित उपस्थित हो जाते थे। माणा उदय सिंह ने सहयोगी राज्य ईडर की सीमा माणा उदय सिंह के सहयोगी राज्य ईडर की सीमा मेरपुर से मिली हुई थी। संकट के समय इन वन पुत्रों के गांवों के भीतर होकर शीघ्रता से ईडर राज्य में प्रवेश किया जा सकता था। गोगुंदा से कुछ दूरी पर ईसवाल में लोहे की खान थी जो हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। उदय सिंह ने गोगुंदा में निवास के समय 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु का समाचार सुनकर पुनः चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। गोगुंदा को महाराणा ने युद्धकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लेकर अपनी सैन्य नीति को नई दिशा प्रदान की। यह स्थल कुंभलगढ़ व हल्दी घाटी से आने वाले मार्गों के मध्य स्थित था। इस गांव के चारों ओर 3-3 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ और उसकी उच्च श्रेणियों से घिरा हुआ था। बीच के मैदानी व पहाड़ी भाग पर बसे होने के कारण चारों दिशाओं से वहां तक पहुंचने के लिए विस्तृत चढ़ाई पार कर पहुंचना होता था। अतः सामरिक दृष्टि से राजधानी के लिए वह बड़ा सामरिक स्थल था। हल्दी घाटी का रास्ता गोगुंदा के पूर्वी पहाड़ों में से होकर जाता था। इन पूर्वी पहाड़ों के स्थानीय लोग उसको लाम नाम से जानते हैं। लाम के सकड़े मार्ग को पार कर भूताला गांव का घाटा पार करते हुए हल्दी घाटी की ओर पहुंचा जा सकता था। लाम को पार करने के बाद पूर्व में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर छोटी बड़ी घाटियों को पार करने के बाद चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई एक नाले के पास एक पोली पहाड़ी के अंदर एक गुफा थी जिसको मारा की गुफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ से हल्दी घाटी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ से इस गुफा में 200 से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे और इसके शिखर से दूर दूर तक शत्रु पर निगाह रखी जा सकती थी। गांव में पुराने व नए महल बने हुए हैं। कल डॉक्टर अजय मोची ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी उपलब्ध करवाई थी कि उत्तरी पूर्वी भाग में महाराणा उदय सिंह का निवास रहा और महाराणा उदय सिंह से पूर्व भी मेवाड़ के शासकों का वहाँ निवास रहा। उन्हीं को जीर्णोद्धार कराकर महाराणा ने अपना निवास स्थान उन राजमहलों को बनाया और वहीं उसके जागीरदारों की बैठक के लिए बड़ा दरी खाना भी था। गोगुंदा के नज़दीक होने से पानरवा, ओगड़ा, मेरपुर आदि क्षेत्रों के वन पुत्र अपनी धनुष्पान सेना के साथ राणा की छापामार युद्ध के लिए तो सदैव तैयार रहे और साथ में राणा के परिवार व शासकीय खजाने की सुरक्षा
शत्रु सेना की उपस्थिति की सूचना और त्वरित गति से उनकी गुप्त सूचनाएं राणा तक पहुंचाने में वे सहयोगी रहे। चित्तौड़ में रहते हुए अमर काव्यम ग्रंथ के अनुसार महाराणा उदय सिंह ने अपने यशस्वी पुत्र प्रताप की सहायता से सोम नदी के किनारे हुए युद्ध में बागड़े चौहानों को पराजित कर वागड़ का बहुत सा भाग मेवाड़ में सम्मिलित कर लिया। सलुम्बर के राठौड़ों को पराजित कर 56 प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जहां महाराणा प्रताप ने बाद में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। पाली पर अधिकार कर घोड़वार प्रदेश को भी अपने अधीन किया। उसने अपने चहेते सुरजन को बूंदी का शासक बनाया और 1554 ईस्वी में रणथंभौर भी उनकी सहायता से सुरजन के अधीन हो गया। महाराणा ने अपने विवाह प्रसंग में मारवाड़ के मालदेव को पराजित किया और अलवर के हाजी खान से भी युद्ध किया। महाराणा उदय सिंह ने अपनी सैन्य एवं युद्ध नीति के तहत मुगल विरोधी लोगों का मेवाड़ की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उपयोग करना आरंभ किया। उदय सिंह ने सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनी सैन्य नीति से जोड़ा और इसके तहत बिहार से आए मुस्लिमों को अपने यहाँ शरण दी। उनमें से कुशल बंदूकची एवं गोलंदाजों को अपने सेना में स्थान दिया। उसने मेड़ता के जयमल राठौड़ एवं ग्वालियर के राजा रामचंद्र तंवर को मेवाड़ में जागीर देकर अपना सहयोगी बनाया। जो महाराणा उदय सिंह की सूझबूझ व कोशिशों से मेवाड़ की जनता में नई आशा की किरण जागृत हुई। माह अगस्त 31, 1567 को शक्ति सिंह द्वारा अकबर के चित्तौड़ पर सैन्य अभियान की सूचना देने पर महाराणा उदय सिंह ने अपने सहयोगी सरदारों से मंत्रणा आरंभ की। सरदारों की सलाह पर अकबर का सशक्त प्रतिरोध करने संबंधी नीति निर्धारित की गई। उस नीति के तहत दुर्ग में रहकर परंपरागत युद्ध करने की नीति को त्याग कर पहाड़ी क्षेत्र में जाकर छापामार युद्ध प्रणाली मारो व भागो की नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इसी सैन्य नीति के तहत महाराणा ने चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा पर्याप्त साधन जुटाने, जयमल मेड़तिया को उसकी जिम्मेवारी सौंपने, हिंदू मुस्लिम दोनों को सेना में भर्ती, 1000 बंगाली पठान बंदूकचों की सुरक्षा सेना में भर्ती, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र के आसपास से शत्रु के लिए उपयोगी सभी वस्तुओं को हटवाने व तुड़वाने, घास उपलब्ध न हो इसके लिए कृषि भूमि को बंजर बनाने, चित्तौड़ की असैनिक जनता को तुरंत नए नगर उदयपुर नगर में भेजने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के पश्चात महाराणा उदय सिंह रावत जैत सिंह के साथ चित्तौड़ से निकलकर गिरवा की पहाड़ियों की ओर सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। अकबर ने हुसैन कुली खां के अधीन एक सेना राणा का पीछा करने के लिए भेजी। हुसैन कुली खान ने महाराणा को पहाड़ियों व घाटियों में पकड़ने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए, पर वह असफल रहा और महाराणा की प्रतिरोध नीति के तहत महाराणा उदय सिंह की वह बड़ी सफलता रही। अकबर को पूरे किले को घेरने में 1 माह का समय लगा। उस समय मेवाड़ की सेना भी किले में प्रतिरोध की पूर्ण तैयारी के साथ किले में थी, इसलिए मुगल सेना के प्रारंभिक आक्रमण वहाँ असफल रहे, क्योंकि किले से भी बराबर तोप के गोले, पत्थर एवं गर्म तेल आक्रमणकारियों पर निरंतर फेंका जाता रहा। घेरे के दौरान प्रतिदिन
100 से भी अधिक मुगल सैनिक मारे जाते रहे। एक दिन स्वयं अकबर भी गोली का शिकार होते हुए बचा। प्रारंभिक असफलता के पश्चात अकबर ने सुरंगों के माध्यम से किले की दीवार व बुर्ज को बारूद से उड़ाने का प्रयास किया। उसे भी मेवाड़ी सेना ने असफल कर दिया। मेवाड़ के वीर सैनिकों ने रातों रात ध्वस्त दीवार का पुनर्निर्माण कर दिया। वह सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ववत कर दी। दो कारण से मुगल सेना को वहां सफलता हो पाई। प्रथम, अकबर द्वारा अपार धन खर्च कर बनवाई गई साबात के माध्यम से किले तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करना, और दूसरा, मेवाड़ी सेना के सेना नायक जयमल मेड़तिया को अकबर की बंदूक से गोली लगने से मृत्यु हो जाना। इसके पश्चात और अकबर ने किले के सभी रसद मार्गों को भी बंद कर दिया। इस बीच मेवाड़ी सेना के अनेक वीर योद्धा भी काम आ चुके थे। ऐसी स्थिति में सरदारों ने अंतिम युद्ध का निर्णय लिया। निर्णय के पश्चात उसी दिन मंगलवार 23 फरवरी 1568 को की रात्रि को 300 से भी अधिक महिलाओं ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर जौहर किया। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी किले के सभी द्वार खोलकर केसरिया बाना पहनकर सभी राजपूत वीर मुगल सेना पर टूट पड़े। योद्धाओं के सशक्त प्रतिरोध के बावजूद मुगल सेना को किले में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त हुई। किले पर रह रहे लोगों ने भी प्रतिरोध कर आत्म बलिदान किया। अकबर के आदेश पर दोपहर तक निरीह निर्दोष जनता का कत्लेआम का क्रम जारी रहा। हजारों की संख्या में व्यक्ति मुगल सैनिकों की क्रूरता के शिकार हुए। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता का सम्मान करते हुए आगरा के शाही द्वार पर उनकी मूर्तियां लगवाई। अकबर ने चित्तौड़ को साम्राज्य का एक जिला बनाकर उसका शासन आसफ खान को सौंपकर वह आगरा के लिए प्रस्थान कर गया। तीसरे साके के पश्चात महाराणा उदय सिंह अपने सहयोगी सरदारों व गाड़ुलिया लोहारों के साथ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग को पुनः हस्तगत करने के प्रयास में जुट गए। राज रत्नाकर के अनुसार मेवाड़ी सैनिक चित्तौड़ के आसपास रहने वाले मुगल सैनिकों को निरंतर परेशान करते रहे, और इसी कारण मुगल सेना की हिम्मत नहीं हुई कि वो उदय सिंह को तलाशने का प्रयास भी करे। महाराणा सैन्य राजधानी के रूप में गोगुंदा व कुंभलगढ़ को सामरिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करते हुए चित्तौड़ को पुनः अपने अधीन करने का प्रयास करते रहे। इसी दौरान 1572 को उदय सिंह कुंभलगढ़ से गोगुंदा पहुँचे और फरवरी 28 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, और उनके अधूरे कार्य को उनके पुत्र प्रताप ने उसी क्षमता से आगे बढ़ाते हुए मुगल प्रतिरोध को जारी रखा। निष्कर्ष रूप में ये कहना उचित होगा कि उदय सिंह ने आजीवन अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए किसी भी बाह्य शक्ति की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजधानी चित्तौड़ पर संकट आने पर संघर्ष को ही दीर्घकालीन बनाने के लिए पहाड़ों में छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। उसमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाते हुए संघर्ष को जन युद्ध में परिवर्तित कर दिया। महाराणा ने सैन्य संचालन की गतिविधियों के लिए सामरिक महत्व के स्थल गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ को चुनकर वहां प्रतिरोध की पूरी तैयारी के साधन जुटाए। आम जनता को शत्रु से बचाए रखने के लिए अलग से उदयपुर नगर बसाया। महाराणा की सैन्य
एवं युद्ध नीति के कारण ही चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना रहा। महाराणा की सैन्य नीति का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि मेवाड़ में जौहर व साका पर पूर्ण विराम लग गया। उसके बाद कोई जौहर व साका नहीं हुआ, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं ने अपनी सैन्य नीति में महाराणा उदय सिंह की परंपरा का ही पालन कर मुगल प्रतिरोध को जारी रखा। धन्यवाद। एक बार पुनः फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे आपके बीच आकर, विद्वानों के बीच आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छा हमें लेक्चर दिया और हमें सारी चीजों के बारे में बताया। सवाल शुरू होने से पहले मेरा एक सवाल है कि महाराणा कुंभा और महाराणा उदय सिंह, इन दोनों की सैन्य रणनीति में क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंट चीजें थी? आप प्लीज थोड़ा सा हमसे इस चीज को शेयर करिए। एक मिनट सर, आप एक मिनट मैं अनम्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। सर आपकी आवाज का, हाँ बताएं सर। मैडम, दोनों में ये समानता थी कि दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी सीमा को गुजरात और मालवा तक वो ले गए। और मालवा और गुजरात से सुरक्षा की दृष्टि से कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और महाराणा उदय सिंह ने भी कुंभलगढ़ का तो उपयोग किया ही, अपनी सैन्य नीति के तहत एक अन्य सामरिक महत्व के स्थल गोगुंदा को अपनी सैन्य नीति के तहत युद्धकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया। ये दोनों में ये समानता रही और दोनों ही अपनी नीति में सफल रहे। सर मेरा एक सवाल और है कि अभी आपने महाराणा उदय सिंह जी के बारे में हमसे शेयर किया, उनकी सैन्य रणनीति के बारे में हमसे शेयर किया। उनकी सैन्य रणनीति जब इतनी ही अच्छी थी तो उन्हें इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था? वो इसलिए नहीं मिला मैडम कि जब इतिहास लिखा जा रहा था तो स्रोतों की भी शायद कमी रही होगी इतिहासकारों के पास। और कर्नल जेम्स टॉड और ब्रिटिश इतिहासकारों ने वे इस बात को नहीं समझ पाए। और बाद में जाकर के रामचंद्र तिवारी ने शोध पत्रिका में जो लेख लिखे, तब जाकर इतिहासकारों का ध्यान गया कि महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया, अपनी सैन्य नीति के तहत अपनी प्रतिरोध नीति को कितना सशक्त बनाया और वे अपनी नीति में सफल रहे। ये हमारी ब्रिटिश जो राइटर्स थे उनकी कमी रही। और मेवाड़ के इतिहासकारों ने भी बहुत बाद में जाकर इस पर ध्यान दिया। रामचंद्र तिवारी के शोध पत्रिका के लेखों को पढ़ने से बाद में इतिहासकारों ने इस दिशा में सोचना आरंभ किया और फिर से अपना लेखन शैली, अपनी लेखन परंपरा को बदला। थैंक यू सर। एक सवाल हमारे पास है कि उदय सिंह जी के समय महल के वास्तुकार कौन थे? मैडम, वास्तुकार तो ज़्यादातर तो ये कुमावत परिवार के रहे और इन लोगों ने ही ज़्यादातर महलों का निर्माण करवाया। नाम तो ये से पता नहीं चलता है, लेकिन परंपरागत रूप से जितने भी निर्माण कार्य महाराणा उदय सिंह के काल में हुए और पहले भी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये परंपरागत रूप से कुमावत लोगों ने ही करवाए हैं। ऐसा कहीं कहीं बहियों में भी उल्लेख मिलता है, कई शिलालेखों और ताम्रपत्रों में भी उल्लेख मिलता है। और ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराणा उदय सिंह के काल में भी ये राजमहलों और उसके पहले के जो राजमहल है उनका निर्माण कुमावत परिवारों ने ही करवाया होगा। अच्छा सर, एक थोड़ा क्वेश्चन है। काइंडली टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवरगढ़ फोर्ट एंड हाउ मच टाइम डिड महाराणा प्रताप स्पेंड देयर आफ्टर हल्दी घाटी। आवरगढ़ किले के बारे में पूछ रहे हैं। ये और आवरगढ़ में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी
जो मायरा की गुफा है वहाँ तो सैनिकों का ट्रीटमेंट चला और स्वयं महाराणा प्रताप अपनी सेना को पुनः संगठित करने की दृष्टि से और जंगल के अंदर और पहाड़ी क्षेत्र है आवरगढ़ वहाँ पर काफ़ी टाइम तक उन्होंने निवास किया ताकि शत्रु वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अच्छा, सर एक और सवाल मेरे मन में था कि जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया जी और महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, जी तो उसमें क्या कंपैरिजन था? मैडम आगरा पर भी बहुत कम आक्रमण हुए और दिल्ली ही जब राजधानी बनी तो दिल्ली पर आक्रमणकारियों ने ज़्यादा आक्रमण किया। जी उदयपुर जब राजधानी बनाई महाराणा उदय सिंह ने बहुत सोच समझ कर इतनी दूरदृष्टि किसी भी शासक की नहीं रही वो कि वो अपनी आम जनता को बचाने के लिए अलग से नगर का निर्माण कराए। जैसा मैंने आपको निवेदन किया राजधानी महाराणा अमर सिंह ने 54 से जब उदयपुर को पधारे उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर घोषित की क्योंकि वो एक शांति का काल आरंभ हुआ मेवाड़ के लिए और उस शांति काल में उदयपुर ही उनको सुरक्षित लगा और अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने महलों राजमहलों में भी ये बड़ी पॉल और अंदर और महलों के अंदर अपने निवास स्थान को बढ़ाया और बाद में हर एक महाराणा इसमें वृद्धि करते रहे राजमहलों में। सर एक सवाल है कि 1568 में जो जौहर हुआ था जी वो चित्तौड़गढ़ किले में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वो विजय स्तंभ जो बना हुआ है ना मैडम अपने गौकुंड के पास जी वो लोकेशन है क्योंकि बाद में जो उसकी खुदाई हुई तो उसके अंदर वो पुरानी बाटियाँ और जो जो हड्डियाँ वगैरह मिली तो इससे ये पता चलता है कि वो कुंभा मेल के आगे अपन जाते ना अपना गौकुंड जी, गौमुख कुंड के आगे। गौमुख कुंड के पास में हम्म। और अभी वो एक दरवाजा भी उन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि लोग रात को डरते थे वहाँ जाने से तो बाद में उसको बंद कर दिया। जब मैं छोटा था तो मैं उस स्थल को देखने गया था अंदर तक लेकिन बाद में उसको वहाँ देखने से अब मना कर दिया। अब वहाँ अंदर वो खुदाई भी बंद हो गई उसको ढक दिया गया और वो दरवाजा भी बंद हो गया जब जोर हुआ। सर को चित्तौड़गढ़ में जब खुदाई हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करी थी तो उस समय काफी जौहर और काफी वॉर के हमें अवशेष मिले थे। आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। ऐसा है मैडम कि जो बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना आत्मोत्सर्ग किया अग्नि के अंदर तो उस समय में यही एक तरीका था कि अपनी अपनी महिलाएं अपने को स्वयं को बचाने के लिए शत्रु से बचाने के लिए जौहर करना ही उचित समझती थी। बाद में ये सती प्रथा भी थी लेकिन सामूहिक जौहर करना ही इसमें उचित समझा जाता था क्योंकि ये बिल्कुल संभव था कि शत्रु अंदर आएगा और वो सब महिलाओं को के ऊपर अपना हाथ डालेगा उनकी आबरू लेगा और या उनसे विवाह करेगा या उनको ले जाएगा या उनको गुलाम बनाएगा। इससे इस कारण से सभी महिलाएं सामूहिक रूप से जोर करती थी और वहाँ के जो बचे हुए जो सेना थी वो भी खुला युद्ध कर करके अपना शौर्य प्रदर्शन करते थे और अपना आत्म बलिदान देते थे। तीसरे साके के बाद में और जोहर के बाद में कोई जोहर और साका नहीं हुआ और इसका कारण महाराणा उदय सिंह की ये सैन्य नीति ही रही। सर उदयपुर जब महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया उन्होंने जी यहाँ पे महल बनवाने की शुरुआत की और सारा कुछ उन्होंने शुरू करवाया उदयपुर में। तो उदयपुर चुनने के बाद उन्हें गोकुंदा क्यों जाना पड़ा? वो इसलिए कि गोविंदा सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था और जो ट्राइबल बेल्ट था विशेष रूप से आदिवासी जो उनके सहयोगी थे मेरपुर पानरवा ओगना और ईडर राज्य विशेष तौर से जो उनका सहयोगी राज्य था महाराणाओं का ससुराल भी वहाँ रहा और उनसे बहुत अच्छे संबंध थे पारिवारिक और वो सहयोगी राज्य था। तो इन गाँव जो सहयोगी ये गांव जो पानरवा ओगना और ये गांव थे यहाँ से होकर के सीधे ईडर राज्य में पहुंचा जा सकता था सुरक्षित। अगर कोई आक्रमण होता और सामरिक दृष्टि से कोई तकलीफ होती तो ये सीधे वहाँ जा सकते थे। और इनके जो सहयोगी भील लोग भी थे स्वयं कर्नल टोड ने लिखा कि एक एक भील के
अब जो पीछे तर्कस होता था उसमें 60-60 तीर होते थे और वो बहुत तेज गति से भागने में सफल रहते थे। अपनी अलग आवाज निकाल करके तुरंत शत्रु के आगमन की सूचना महाराणा तक पहुंचा सकते थे। आपस में शत्रु सेना से लड़ने के लिए अपने सहयोगी को बुला सकते थे। पहाड़ों का सहयोग, पहाड़ों का उनके पास पूरा उपयोग वो ले सकते थे। घने जंगलों का उनके पास उपयोग था। इस कारण से उन्होंने उदयपुर की बजाय गोगुंदा को राजधानी चुनी। जी सर, एक सवाल आया है। वैसे तो ये हल्दी घाटी से रिलेटेड है, पर आप तो प्रताप के बारे में हमें बता सकते हैं, इसलिए सवाल है, हाउ बिग वाज मेवाड़ आर्मी इन नंबर एंड मुगल आर्मी इन हल्दी घाटी? बदायूं में जो लिखा है आईन अकबरी, ये अकबरनामा आईन अकबरी में जो मुंतखब तारीख जो बदायूं ने लिखी है उसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है, मेरे मित्र हरीश तलेजा जी ने किया है। उसमें लिखा है कि मुगल आर्मी में केवल 5,000 लोग थे, केवल 5,000 लोग थे और मेवाड़ की सेना जो पहाड़ों में छिपी हुई थी उनकी संख्या कहीं लिखी हुई नहीं है, मेवाड़ की कुछ सोर्स हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि महाराणा उदय सिंह के पास भी पर्याप्त सेना थी। बाहरी लोग महाराणा हकीम का सूर अपनी पठान सेना के साथ था और जो पहाड़ जो पास के जो उनके भील सहयोगी थे वो भी पहाड़ों में छिपे हुए थे, छापामार युद्ध प्रणाली के लिए तैयार थे। इसलिए महाराणा की सेना भी लगभग 5,000 से कहीं अधिक रही होगी, जी क्योंकि बदायूं उसमें मौजूद था हल्दी घाटी युद्ध में। जी। अगर आप में से किसी और को सवाल पूछना है तो आप लिखकर भेज सकते हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि महाराणा उदय सिंह जी ने कुंभलगढ़ का कितना उपयोग किया अपनी सैन्य रणनीति के लिए? वो उन्होंने भी महाराणा कुंभा में जो जिस तरह उपयोग किया वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेना तैनात की, हथियार रखे और काफ़ी समय में वो उन्होंने वहाँ निवास भी किया, क्योंकि गुजरात और गुजरात की सीमा अपने मेवाड़ की सीमा से मिलती थी। इसलिए उस सीमा को सुरक्षित रखना भी महाराणा उदय सिंह ने बहुत ज़रूरी समझा और कुंभलगढ़ को भी सामरिक दृष्टि से अपनी महाराणा कुंभा की तरह ही उसे भी अपनी युद्धकालीन एक अन्य राजधानी के रूप में विकसित करते रहे। और वो जब उनकी मृत्यु के पहले वो कुंभलगढ़ ही थे और कुंभलगढ़ से गोगुंदा आए थे। सर, 1568 में जो जौहर हुआ, जो साका हुआ, उसका महाराणा उदय सिंह जी पे क्या असर हुआ या क्या रिएक्शन था महाराणा उदय सिंह जी का उस जौहर के बाद? उसके बाद महाराणा उदय सिंह का ये रिएक्शन रहा कि वो अपने बाकी समय में अपनी सैन्य का संगठन करते रहे, चित्तौड़ लेने का प्रयास करते रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि राज रत्नाकर जो हमारे पास एक सोर्स है उसमें लिखा कि बराबर महाराणा उदय सिंह की सेना जो चित्तौड़ के आसपास जो मुगल सेना थी उसको बराबर परेशान करते रहे और चित्तौड़ लेने का प्रयास उन्होंने भी जारी रखा। अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो ये संभव था कि चित्तौड़ दुर्ग को वो पुनः लेने में सफल हो सकते थे। और उन्होंने उदयपुर के वहाँ चित्तौड़ के चारों तरफ वो बंदर बना दिया था, जिसे प्रताप ने अपना दिवेर के चारों तरफ मेवाड़ को बंदर बना दिया। प्रताप ने भी उनकी ही नीति को अपनाया और वही उसी नीति के तहत छापामारी की प्रणाली और वही नीति चित्तौड़ के पास आसपास के क्षेत्र को बंदर बनाना, ताकि शत्रु के पास पूरा जो उनके पास खाना पीना और हथियार नहीं पहुंच सके। इसलिए उसी नीति को, अगर उदय सिंह जीवित रहते तो ये संभव था कि चित्तौड़ पुनः उदय सिंह लेने में सफल हो जाते, क्योंकि उदय सिंह छापामार युद्ध प्रणाली अपना रहे थे और उन्होंने अपनी सैन्य नीति को सैन्य नीति के तहत अपनी सेना का संगठन बहुत अच्छे तरीके से और बाहरी लोगों को शरण लेकर के और बाहरी मुस्लिम बंदूकियों को लेकर के और अपनी सेना को बहुत ही मजबूत संगठन प्रदान कर दिया था।
सर एक सवाल और था कि शेरशाह सूरी जब मेवाड़ में अटैक करने आया तो उन्होंने चाबियां भेज दी उदय सिंह जी ने। इस चीज को काफी गलत तरह से आंका जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। अगर अगर वो चाबी नहीं भेजते तो चित्तौड़ पर अटैक होता है। और क्योंकि द्वितीय शाखा हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो इस समय में चित्तौड़ दुर्ग को, वहाँ की जनता को और सेना को प्रतिरोध करने में बहुत दिक्कत आती और संभवतः हार भी हो सकती थी मेवाड़ की। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने बहुत ही दूरदृष्टि के साथ चाबियाँ चित्तौड़ की उदय सिंह उसको शेरशाह को सौंप कर अपनी सेना का संगठन कर पूरी तैयारी के साथ पुनः चित्तौड़ लेने की तैयारी वो करते रहे। और ये महाराणा उदय सिंह की दूरदृष्टि और सैन्य नीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। पर सर इन सब चीजों की वजह से उन्हें भगोड़ा और इस तरह से बोला जाता है। ये मैंने आपको इसीलिए मैडम इतिहास की पूर्व राजधानियों के बारे में बतलाया कि किस प्रकार से नागदा से आहड़ राजधानी लाई गई, किस प्रकार चित्तौड़ राजधानी लाई गई। तो जब जब भी सामरिक स्थल की राजधानी सामरिक स्थल से कमजोर होती थी, महाराणाओं ने अपनी दूरदृष्टि से अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। और ऐसी स्थिति में यदि हम इस भगोड़ा शब्द का यूज करेंगे तो पहले वाले महाराणा ने क्या किया, सबको भगोड़ा कहना पड़ेगा और उनकी सफलता को असफलता में बदलना पड़ेगा। मेरी समझ में सभी राजा शासकों ने, मेवाड़ के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत ही उचित समय पर निर्णय लिया, अपने सामरिक स्थल को बदला, राजधानी को बदलकर और सफल प्रतिरोध किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। सर मैं फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर किए। महाराणा उदय सिंह जी की अभी हम 500वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इसी कड़ी में आपने अपना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जी सर आपका म्यूट हो गया है फिर से, 1 मिनट। मैडम मेरा सुझाव ये है, हेलो, जी 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 हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा सुझाव ये कि इस सीरीज में बहुत अच्छे लेक्चर आपने करवाए हैं और विद्वानों का चयन भी अच्छा किया है। मेरा सुझाव है कि इन सबका संकलन फाउंडेशन की तरफ से इसको सही करके इसका इसका प्रकाशन किया जाए, जिससे कि मेवाड़ के इतिहास का जब पुनर्लेखन हो तो वो ग्रंथ विद्वानों के समक्ष एक आधार ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रहेगा और हम इतिहास का सही पुनर्लेखन कर सकेंगे और मेवाड़ के इतिहास को सही दिशा से, सही अच्छी तरह से लिख पाएंगे। धन्यवाद। जी आपका थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया, हम लोग इस पे जरूर काम करेंगे। हम चाहते भी हैं कि महाराणा उदय सिंह जी पे हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ना कि उनकी 500वीं जन्म जयंती है इसलिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो महाराणा ऐसे हैं जिन्होंने काम बहुत किया पर उन्हें उतना अच्छा लोगों के बीच में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, इतिहासकारों ने भी उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे। जी जी, जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक आपका यू भी कि आपने धन्यवाद मैडम। समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू।